नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम लुसेंट की क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं और लुसेंट की क्लासेज जो हैं प्रॉपर आपको एक समय पर प्रॉपर आपको प्रत्येक दिन शाम 6 बजे ये उपलब्ध करवाई जाएंगे। और इसके अंतर्गत केवल हम क्लासेज ही उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, आपको क्लासेज जैसे ही कंप्लीट होंगे इसके PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और अगले दिन सुबह 8 बजे आपको जो क्लासेज आप करेंगे उसी के आधार पर 5 आपको MCQs आपको दिए जाएंगे। वो क्यूज़ का जो लेवल रहेगा दोस्तों, वो BPSC के जो लेवल हैं, नए पैटर्न हैं, जिस तरीके से ऑप्शन A B C D E 5 ऑप्शन के साथ आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न पे आपसे क्यूज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है हमारी तरफ से सुबह 8 बजे यानी आज 6 बजे क्लासेज आ रही हैं। प्रत्येक दिन अब 6 बजे आपको लुसेंट की क्लासेज मिलेंगे और अगले दिन सुबह 8 बजे आपको क्यूज़ लगानी है। क्यूज़ आपको प्रीवियस जो क्लास हुए हैं उसी के आधार पर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक हम नहीं पढ़ाएंगे उस पर भी हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ऐसा नहीं है, ताकि आप उसके माध्यम से क्यों रिवीजन कर पाएँ और अपने आप को जज कर पाएँ कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, कि केवल आप लुसेंट को पढ़ रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो उससे कुछ होना जानी नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारे क्लासेस पढ़े हुए हैं लुसेंट की चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, बट आपको जो है हमारे तरफ से जो है कि प्रॉपर सही तरीके से प्रॉपर गाइडेंस के साथ 69वीं BPSC PT एग्जामिनेशन के लिए तैयार कराया जा रहा है। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यूसली अगले लुसेंट कंप्लीट होने तक जुड़े रहते हैं तो आप मान के चलें कि आपके लिए एग्जामिनेशन में जो 69वीं BPSC का जो एग्जामिनेशन है कब है, आप सभी को पता होना चाहिए, 30 सितंबर 2023 को है। ठीक है, आप तब तक आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां से आप जो है बहुत आसानी से 110 प्लस स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, केवल आपको लुसेंट ही नहीं करवाया जाएगा, यहाँ पे आपको बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करवाई जाएंगी। बिहार स्पेशल की क्लासेस भी हम उपलब्ध करवाएंगे। इस बार 69th BPSC के लिए प्रॉपर आपको जो है हमारे तरफ से सारी चीज़ें, सारे A to Z टॉपिक को कंप्लीट करवाया जाएगा। मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन होते हैं, उससे भी हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, ताकि आपको 150 में से 150 क्वेश्चन की प्रॉपर तैयारी हो और कम से कम 110 मार्क्स आप गेन कर पाएँ। ठीक है, कट ऑफ का निश्चितता है कि क्या कट ऑफ जाएगा नहीं जाएगा। बच्चे काफ़ी सारे परेशान हैं, जिनके मार्क्स कम भी आ रहे हैं वो भी परेशान हैं। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई थी और 68वीं BPSC में आपने अटेम्प्ट लिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम अनुभव तो हुआ कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ पर हमारी कमियाँ रह गई थी, हमें उसे कैसे फुलफिल करना है। तो अभी से जुड़ जाना है, अभी से जुड़ करके चीज़ों को हम एक एक करके करेंगे। तो आपके पास अभी हम जोड़ें तो आपके पास 7 महीने का समय है। ठीक है, फरवरी कंप्लीट हो गया है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, पूरे अगर हम बात करें तो 7 महीने का समय ऑलरेडी आपके पास है। 7 महीने में आपको क्या क्या करना है हम बीच बीच में गाइड करते रहेंगे। ठीक है, आपको क्लासेस, करंट अफेयर्स की क्लासेस भी हमने स्टार्ट कर दिया है। उत्कर्ष क्लासेस की मैगजीन से हमने स्टार्ट किया है क्लासेस। हम सारे मैगजीन करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई एक मैगजीन को हम ध्यान में रख करके करेंगे, सभी चीज़ों को हम करेंगे ताकि आपको कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक चैनल को आप फॉलो कीजिए, सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलेंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारे स्टडी मटेरियल आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलिवेंट मटेरियल हैं वो उपलब्ध करवाई जाती हैं। ठीक है, तो हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो पूरी वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उनको सजेस्ट कीजिए कि यूट्यूब पे फ्री स्टडी 94 69th BPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए फ्री क्लासेस दे रही है विद पर डे क्यूज़। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको हम केवल क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्रॉपर आपको डेली क्यूज़ भी हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही एक सेगमेंट कंप्लीट होता है हमारे क्लासेस के अंतर्गत, ठीक है, जैसे एशियंट हिस्ट्री हमारा कंप्लीट होता है तो एशियंट हिस्ट्री का फुल लेंथ टेस्ट भी हम कंडक्ट करवाएंगे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो आपके लिए डबल बेनिफिट ये है कि आपको बाद में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेड येट क्यूज नहीं होंगे, अनपेड है, फ्री है सबके लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आप बताइए और उनके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, लुसेंट के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो इतिहास का है और इतिहास के अंतर्गत हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है भारत का इतिहास का। ठीक है, भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है, एक एक टर्म को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लुसेंट हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारी बारीकियाँ समझ में आएंगी, बहुत सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहा जाता है कि भारत का इतिहास की अगर हम बात करें तो उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे महाकाव्य में अगर हम बात करें या पुराणों में अगर बात करें तो भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा जाता है तथा यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता है, भारतीय कहा जाता है। अर्थात भरत की संतान यानी भारतीय यानी भारत की संतान कहा गया है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम ये देखें तो कहा जाता है भारत का मतलब क्या होता है, तो कहा जाता है भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। ठीक है, और प्राचीन भारतीयों अपने देश को क्या कहते थे, तो जम्मू
द्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन के वृक्षों का द्वीप कहते थे। ठीक है, कहा जाता है कि प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। प्राचीन ईरानी जो थे इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिससे वे सिंधु नह कहकर हिंदू कहते थे। ठीक है, यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। ठीक है, कहा जाता है कि यूनानी इसे हिंदे देखिए, यूनानी इसे हिंदे और अरबी जो थे इसे हिंद कहते थे। ठीक है, मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में यानी जब मुगल सत्ता यहाँ पे काबिज हुई तो इसे क्या कहा जाने लगा दोस्तों? हिंदुस्तान कहा जाने लगा। और यह शब्द भी फारसी शब्द से लिया गया है। क्या? हिंदुस्तान। ठीक है, फारसी शब्द हिंदू से बना है क्या? हिंदुस्तान। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कहा जाता है यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजों ने इसे क्या नाम दे दिया? इंडिया दे दिया। ठीक है, तो आपको ये आप नामकरण याद रखना है। कहा जाता है कि बिंद की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभाजित करती है, बांटती है। और उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की क्या है? बहुलता है, बहुमत है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो कहा जाता है दोस्तों कि कुछ नोट दिए हुए हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण है जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो कौन कौन है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। ठीक है, पैलियो मेडिटेरेनियन है। ठीक है, काकेशॉइड है और निग्रोइड है। ठीक है, और मंगोलॉइड है। ठीक है, ये आपको 4 नाम आपको याद रखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 नाम आपको याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। ये भी आपको याद रखना है। क्या? प्राचीन भारत, जिसे हम आज शुरू करने वाले हैं, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, हम एक एक करके हर एक टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो प्राचीन भारत का होगा, एशियंट हिस्ट्री होगा। ठीक है, कहा जाता है कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो श्रेय है वो जर्मन इतिहासकार को जाता है, जिनका नाम था दोस्तों क्रिस्टोफ सिलियरस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये फैक्ट है, थोड़े बहुत जो है ना आपको फैक्ट ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अगर हम बात करें तो प्राचीन इतिहास, अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर है, तो कहा जाता है कि प्राचीन इतिहास जो है वो जो है आपको दोस्तों इसकी स्रोत की अगर हम बात करें, इसकी जो जानकारी है वो हमारे 4 मुख्य स्रोत हैं इसके जानकारी का। और वो कौन कौन है? तो हम बात करते हैं धर्म ग्रंथ की, हम बात करते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ की, हम बात करते हैं जो विदेशी आए यहाँ पे उनके द्वारा जो विवरण दिए गए उनके विवरण के माध्यम से हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं, जो आज भी कहीं ना कहीं खुदाइयों के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है और उसके माध्यम से हम पता कर पाते हैं कि ये किस काल के हैं। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आपको यहीं पर बन जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोत से प्राप्त होती है? तो 4। ठीक है, उनमें से भी सबसे प्रमुख अगर बात किया जाए तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक एक करके हम अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे तो कहा जाता है कि धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, तो कहा जाता है कि इससे जो मिलने वाली जो जानकारी है उसको हम बात करें तो कहा जाता है कि भारत का प्राचीनतम जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है? वो वेद है। ठीक है, जिसके संकलनकर्ता कौन थे? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है और भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। ठीक है, इसके अंतर्गत कहा जाता है कि वेद कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? याद रखना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इन चारों वेदों को अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है संहिता, अगर इंग्लिश में बात करें तो कोड। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। तो हम एक एक करके सारे वेद को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट भी बना करके पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है दोस्तों यहाँ पे ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो कहा जाता है यह सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है, इसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, और ये कहा जाता है कि यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है। ठीक है, ऋचाओं में बद्ध है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें टोटल देखिए, टोटल 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 क्या है? ऋचाएँ हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कहा जाता है कि इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री कहते हैं। ठीक है, होत्री कहते हैं। और ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, कहा जाता है कि इस वेद के से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, किससे? किस वेद से? तो ये मिलती है दोस्तों ऋग्वेद से। ठीक है, यानी ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली,
इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, कहा जाए कि विश्वामित्र द्वारा रचित, देखिए विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यानी अगर हम बात करें कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ किया गया है, किस वेद में किया गया है, तो आपको याद रखना है ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख भी किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें दोस्तों तो कहा जाता है इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। अब खिल के मतलब आपको पता होना चाहिए, ये जो खिल है ये अरबी भाषा है और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि खिल का मतलब होता है दोस्त, सखा। ठीक है, तो इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। और चतुर्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत कहाँ से मिलता है हमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। ठीक है, यानी अगर हम इसके बारे में बात करें तो कहा जाता है कि जो 4 वर्ण हैं कौन कौन है बताइए? तो कहा जाता है 4 वर्ण जो हैं वो है हमारा ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय और बताइए क्षत्रिय है, फिर वैश्य हैं, फिर शूद्र हैं, शूद्र नहीं शूद्र। ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है कि आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध जो है गाय से है। देखिए गाय का भी संबंध कहीं ना कहीं कहाँ पे उल्लिखित है? तो ऋग्वेद में है। ठीक है, कई बार ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, अधन्य शब्द का संबंध ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध जो है गाय से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन से हैं? 2 ब्राह्मण ग्रंथ की अगर हम बात करें तो कहा जाता है एक है हमारा ऐत्रेय, ठीक है, एक ऐत्रेय और दूसरा हमारा है कौशितकी। ठीक है, कौशितकी, या उसको हम बात करें तो संखायन। ठीक है, आपको ऐसे फैक्ट जो है कहीं ना कहीं ये आपका लुसेंट में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, वो आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो वो है ऐत्रेय। ठीक है, दूसरा कौन सा है? तो आपको याद रखना है कौशितकी। ठीक है, इसको अगर हम दूसरा नाम बताएं तो कहा जाता है संखायन। ठीक है, संखायन, याद आपको रखना है। 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कि ऋग्वेद के बारे में ही बात करें तो कहा जाता है कि ऋग्वेद को यूनेस्को के द्वारा क्या कहा गया है? इसे जो है कि विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है ऋग्वेद को। ठीक है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं, नोट में दिया गया है, तो देखें हम एक एक करके देख लेते हैं। कहा जाता है कि धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। क्या? धर्मसूत्र। ठीक है, आपको याद रखना है, समझना है। ठीक है, अगर हम बात करें एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारी चीज़ है ना, वो आ जाती है ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर क्या है। ठीक है, कई बार आप समझ नहीं पाते होंगे, कई बार जगह पर लिखा रहता है कि 510 ईसा पूर्व। ठीक है, तो आपको पता नहीं चलता होगा कि पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। कहा जाता है कि ईसा पूर्व और ईस्वी क्या है? तो इसमें कहा जाता है जो वर्तमान में जो चल रही है ग्रेगोरियन कैलेंडर जो चल रही है, ठीक है, ये जो कहा जाता है दोस्तों कि ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि जो ईसा मसीह के जो पहले जन्म जो हुआ उससे पहले का जो समय था, ठीक है, मान के चलें कि यहाँ पे इस समय इनका जन्म हुआ ईसा मसीह का, और इससे पूर्व और इसके बाद। ठीक है, आप इस तरीके से समझिए। इससे पूर्व अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। ठीक है, और यहाँ पे जन्म हो गया इनका तो हम इसको क्या कहेंगे? ईस्वी। ठीक है, ईस्वी। तो ये दोनों में आपको थोड़ा सा स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात हम यहीं पे अगर हम बात करें तो दोनों में जो है ना, कहा जाता है कि ईसा पूर्व में वर्षों की जो गिनती है वो उल्टी दिशा में होती है। उल्टी दिशा तो है, देखिए उल्टी दिशा है, ये सीधी दिशा है। ठीक है, उल्टी दिशा में है। यानी अगर हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन जो किया गया है उसी की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, और मृत्यु जो हुआ वो हुआ 883 ईसा पूर्व में। यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक है, इससे पूर्व जो है 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, और जब इनकी जो मृत्यु हुई यहाँ पे, ठीक है, यानी 483 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, अब इनका जो आप यहाँ से मान सकते हैं कि ये कितना दिन बचे। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहीं पे तो यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और 583 वर्ष पूर्व उनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है, और इसके लिए संक्षेप में क्या लिखा जाता है? ई लिखा जाता है। ठीक है, ईस्वी को जो है लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
कहा जाता है यहाँ पे दोस्तों कि विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। ये आपको फैक्ट याद रखना चाहिए, ठीक है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में किसके द्वारा तैयार, भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास को जो है किसने तैयार किया है, तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, ठीक है। कहा जाता है इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है इस पुस्तक में कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके माध्यम से स्पष्ट हो जाता है। अगर हम बात करें यहीं पर, यानी ऋग्वेद ही हम देख रहे थे, और ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत भी क्या है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ये थोड़ी सी जानकारी के लिए समझना होगा। कहा जाता है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, याद रखना है, ठीक है। अगर हम दूसरी वेद की अगर हम बात करें तो दूसरा वेद जो है दोस्तों वो है यजुर्वेद, ठीक है। कहा जाता है यजुर्वेद के बारे में कि इसमें यज्ञों, ठीक है, यज्ञों के नियमों का या विधानों का संकलन मिलता है। यही कारण है कि यजुर्वेद को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो कहा जाता है दोस्तों ये कर्मकांडीय वेद है, ठीक है। इसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। यानी यज्ञों के नियमों या विधानों का संकलन मिलता है और इसे क्या कहा जाता है, कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसा वेद है, देखिए कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि वह निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद है जो गद्य और पद दोनों में उपलब्ध हैं, तो यही एक ऐसा वेद है दोस्तों जो गद्य और पद दोनों में उपलब्ध है, ठीक है। अगर हम बात करें यजुर्वेद के 2 भाग की, ठीक है, तो कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, दो हैं, ठीक है। शुक्ल और कौन है, शुक्ल है और कृष्ण है, ठीक है। अगर हम बात करें अगर शुक्ल का, ठीक है, शुक्ल की अगर हम बात करें तो यह केवल जो दोस्तों ये केवल पद में है, ठीक है, ये केवल उपलब्ध जो है ये पद में है, ठीक है। अगर हम कृष्ण की अगर हम बात करें तो ये दोनों में है, गद्य और पद दोनों में है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, ताकि अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप बता पाएँ। कहा जाता है यहाँ पे दोस्तों कि यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित था उसे क्या कहा गया, ठीक है, उसे क्या कहा गया, तो आपको याद रखना है क्या कहा गया, अधर्वयु कहा गया, ठीक है। इसके पाठकर्ता को क्या कहा गया, अधर्वयु कहते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है, मैंने आपको बताया आपको, और इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी कि यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं, ठीक है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों जो है कठोपनिषद, याद रख लीजिएगा, कठोपनिषद, ठीक है। दूसरा याद रखिए ईशोपनिषद। तीसरा अगर हम बात करें, ये दूसरा हो गया, तीसरा की अगर हम बात करें तो श्वेतवाश्वर उपनिषद, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा अगर चौथा की बात करें तो यहाँ पे कहा जाता है दोस्तों मैत्रेयी उपनिषद, ठीक है। ये 4 जो है यजुर्वेद के क्या हैं, 4 उपनिषद हैं, प्रमुख उपनिषद हैं, ये आपको याद रखना है। कहा जाता है कि यजुर्वेद का अंतिम अध्याय जो है ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध जो है आध्यात्मिक चिंतन से है, ठीक है। यजुर्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, वो भी आपको याद रखना है। देखिए काफ़ी सारे फैक्ट हैं, हम एक्स्ट्रा चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं ताकि आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। यानी यजुर्वेद के अगर 2 ब्राह्मण ग्रंथ की अगर हम बात करें तो कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ, तो एक हो जाता है शतपथ ग्रंथ और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, तैत्तरीय, ठीक है, तैत्तरीय। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, दोनों क्या है, ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें तीसरे पे हम आते हैं, तीसरा वेद की अगर हम बात करें दोस्तों तो कहा जाता है सामवेद। सामवेद की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि शाम का जो अर्थ होता है ना, शाब्दिक अर्थ जो है वो गान है, ठीक है। जैसे हम अगर गान की अगर हम बात करें तो कहा जाता है सारे ग म प ध नि, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये सामवेद से हुई है, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो इसमें मुख्यतः इसमें जो है यज्ञों के अवसरों पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। इसे जो पढ़ते हैं, ठीक है, इसके जो पाठकर्ता होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इन्हें जो है उद्रात्री कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसमें जो है मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं, ठीक है। ये जो है सूर्य स्तुति के मंत्र हैं और इसमें टोटल जो है 810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद के लिए हैं से लिए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। 810 सूक्त हैं जो प्रायः कहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि सारे गा मा पा धा नी जो है, ठीक है, ये आपको कहाँ से लिया गया है, तो ये सामवेद से लिया गया है, इसलिए भारतीय संगीत का जो जनक है
किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी सामवेद के अगर प्रमुख उपनिषद की बात करें, ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको लिख लेना है। ठीक है, कहा जाता है छांदोग्य, छांदोग्य। ठीक है, और दूसरा कहा जाता है, दो हैं, और दूसरा कहा जाता है जैमिनी, जैमिनी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपका जो है इसके अंतर्गत जो है क्या हुआ कि सामवेद हम कंप्लीट किए, और इसके अंतर्गत आपको एक ये प्रमुख उपनिषद था। अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, सामवेद का अगर ब्राह्मण ग्रंथ की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं? तो याद रख लीजिए, पंचवीस ब्राह्मण, पंचवीस ब्राह्मण। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों तो षड्वीस ब्राह्मण। ठीक है, ये भी आपको दोनों याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे तो कहा जा रहा है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट। अथर्ववेद के अंतर्गत कहा जाता है कि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल कितने 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। ठीक है, इसके कुछ मंत्र जो हैं ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। ठीक है, यानी उससे भी क्या है, ऋग्वैदिक जो हमारा जो ऋग्वैदिक मंत्र हैं उससे भी क्या है, पहले के हैं। ठीक है, कहा जाता है कि औषधियों का जो उल्लेख है सबसे पहले कहाँ पे मिलता है दोस्तों? तो अथर्ववेद में मिलता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम इसकी बात आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों, देखिए सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का भी विवरण मिलता है। यानी अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो है कि जादू टोने की बात की जाती है, तंत्र मंत्र की बात की जाती है, क्योंकि अंधविश्वास तो यही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि आपको जो है कि जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सारी चीज़ों की जो है बात यहीं पर की जाती है। कहा जाता है कि पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, और इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा परिणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का जो विवरण है ये कहाँ पे मिलता है? ये भी हमारा अथर्ववेद में मिलता है। कहा जाता है कि कुछ मंत्रों में, मैंने बताया आपको कि जादू टोने का भी वर्णन है। ठीक है, कहा जाता है यहाँ पे कि अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। ठीक है, कुरुओं का राजा किसे कहा गया है? परीक्षित को कहा गया है, तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है इसमें दोस्तों कि इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति को दो पुत्रियां कहा गया है। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, वेदों की भी कई शाखाएं हैं, वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। कहा जाता है दोस्तों कि शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया। मैंने आपको बताया था यजुर्वेद के अंतर्गत ही बात किया था कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, बांटा गया है। कहा जाता है कि मंध्यानिनी, कण्व, शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी जो शाखाएं हैं वो काठक हैं, कनिष्क, टल, मैत्रेयानी या तैत्रीय हैं। ठीक है, कहा जाता है कि कैथुम, रामायणीय और जैमिनी या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं। ठीक है, देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना वो आपको समझना होगा। अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। कहा जाता है कि अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं, ठीक है, अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ जो है अथर्ववेद का कौन है? तो गोपथ है। ठीक है, गोपथ क्या है? गोपथ। ठीक है, याद रखना है गोपथ क्या है? तो अथर्ववेद का क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है, याद रखना है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक है हमारा मुंडको उपनिषद। ठीक है, मुंडको उपनिषद, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा है प्रश्नोपनिषद, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा की अगर हम बात करें दोस्तों वह है मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 3 उपनिषद हैं, ठीक है, अथर्ववेद के। अगर हम बात करें कि मुंडको उपनिषद से ही भारत का जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या लिया गया है, देखिए मुंडको उपनिषद मैंने यहाँ पे बताया, इसी से क्या लिया गया है, तो हम बात करें यहाँ पे तो क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगर हम इसकी बात करें के अंतर्गत कहा जाता है दोस्तों कि इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और कहा जाता है यहाँ पे हम अब चीज़ों को कंप्लीट कर लिए हैं। वेद हम कंप्लीट कर लिए हैं, चारों वेद को हम एक एक करके समझ लिए हैं। ठीक है, 4 वेद आपको पता होना चाहिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उससे संबंधित जो है ना आपसे बीपीएससी में एक प्रश्न पूछे जाते हैं, जो जितने भी फैक्ट बन सकते हैं ऑलरेडी हमने उन सभी फैक्ट पे चर्चा कर लिया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है,
अगर हम इसकी बात करें तो कहा जाता है, देखिए एक यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, वो नोट भी हम देख लें। तो कहा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। आपको पता है क्रम हमने बता दिया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो आपको याद रखना है। पूछ लिए जाते हैं कि सबसे प्राचीनतम वेद निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ऋग्वेद है। सबसे नया वेद कौन सा है, ठीक है, तो ये है हमारा अथर्ववेद। ठीक है, तो हम आगे हम बढ़ते हैं और कहा जाता है यहाँ पे कि ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद की अगर हम बात करें तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि संहिता के पश्चात, जब संहिता हुआ, वेद हुआ, ठीक है, चारों वेद हुए, ठीक है, वेद के बाद जो है ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों का स्थान आता है। ठीक है, इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में क्या मिलती है दोस्तों, जानकारी मिलती है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो अगर वहाँ पे ऑप्शन रहेगा उपनिषद से, आरण्यक, ब्राह्मण, ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ों से मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि ब्राह्मण ग्रंथ, देखिए ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में दिया गया है। सारणी क्या है, ये है। ठीक है, अगर हम बात करें, हमने बताया था आपको ऋग्वेद के अंतर्गत कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, बताइए, तो ऐत्रेय और कैस्तिकी अथवा संखायन की हम बात किए थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ऋग्वेद के अंतर्गत जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय हैं और कौशितकी हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि कौन कौन से थे, बताइए। यहाँ पे हमने बताया था आपको कि शतपथ और तैत्तिरीय की बात की हमने किया था, ऑलरेडी आपको मेंशन है यहाँ पे। सामवेद की अगर हम बात करें तो इसमें इसके अंतर्गत हमने क्या बोला था, बताइए। इसके अंतर्गत हमने बताया था आपको दोस्तों कि 25 ब्राह्मण और ब्राह्मण ग्रंथ और 26, ठीक है, 25, ठीक है, 26। अगर अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ जो था वो कौन सा था, तो वो था दोस्तों गोपथ था। आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कहा जाता है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, कहा जाता है कि ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि शतपथ में, देखिए अलग अलग जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, वहाँ की बात किया जा रहा है कि शतपथ में गंधार, शैल्य, कक्कय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, आरण्यक में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है, कई बार पूछ लिए जाएंगे कि टोटल उपनिषद कितने हैं, तो 108 हैं, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। ठीक है, ये चीज़ें आपके एग्जामिनेशन के लिए, जानकारी के लिए तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जाता है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहाँ से प्राप्त होती है, तो मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, उनकी जो दुर्दशा थी, उनकी जो लेवल था समाज के स्तर पे, उनके साथ जो कुरीतियाँ हो रही थी, उनके साथ जो सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है, तो उनकी जो है कि स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा दयनीय थी। उसका जो है कि कहाँ से वो साक्ष्य प्राप्त होता है, तो वो होता है दोस्तों मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ, शराब की भांति स्त्रियों को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ठीक है, तो कहा जाता है कि जिस तरीके से जुआ, शराब है, तो पुरुषों के लिए तीसरा जो दोष था वो क्या था, वो स्त्री थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको याद रखना है। ठीक है, फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रश्न ऐसे ही बनते हैं कि ठीक है कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में की गई है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में की गई है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में की गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कहा जाता है कि ज्वालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, किस उपनिषद में मिलता है, तो ज्वालोपनिषद में मिलता है। कहा जाता है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक किसे माना जाता है, तो मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है और नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ये भी ध्यान रखने वाला बात है। ठीक है, अगर हम बात करें वेदांग और सूत्र की, ठीक है, तो अगर कहा जाता है दोस्तों कि वेदांग और सूत्र जो हैं, ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पे कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। कौन कौन से हैं, कहा जाता है कि शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अंतर्गत ही अगर हम बात करें तो कहा जाता है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ इसके अंतर्गत कहा जाता है, किसके अंतर्गत, अभी हम वेदांग तथा सूत्र की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया है। ठीक है, जैसे स्रोत, गृह, धर्म सूत्रों
के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहारों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी चीज़ें कई बार पीसीएस एग्जामिनेशन में, वनडे एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। कहा जाता है कि प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तम्भ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। और सूत्रों में अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वेदांग तथा सूत्र की हमने बात कर लिया। अगर हम बात करें पुराण की, पुराण के अंतर्गत हम बात करते हैं दोस्तों, तो कहा जाता है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा जो क्रमबद्ध विवरण है जो है वो कहाँ मिलता है, हमें पुराणों में मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके रचयिता कौन थे तो लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र जो है उग्रश्रवा माने जाते हैं। ठीक है, इनकी जो संख्या है, पुराणों की जो संख्या है वो 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्या कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18, जिनमें से केवल 5 में मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है। ये आपको याद रखना है। कहा जाए तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो कहा जाता है कि पुराण और संबंधित जो वंश हैं, अगर हम विष्णु पुराण की बात करें तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण की अगर हम बात करें दोस्तों तो कहा जाता है ये आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण की अगर हम बात करें तो ये गुप्त वंश से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। ये आपको आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पुराणों में सबसे जो प्राचीन और सबसे प्रमाणिक जो ग्रंथ हैं वो है मत्स्य पुराण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि अधिकतर जो पुराण हुए, ठीक है, वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियाँ तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। ठीक है, पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। कहा जाता है कि सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। ठीक है, यानी कहा जाए सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जाए तो हम अगर बात करें बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि जातक के बुद्ध, देखिए जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। ठीक है, जातक में पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है बुद्ध की। देखिए जातक में, ये आपको याद रखना है, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख जो ग्रंथ है वो क्या है, कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जो है जीवन रचित अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि अगर हम बौद्ध साहित्य का ही अगर हम बात करें दोस्तों तो थोड़ा सा ये चीज़ें लंबी हो जाएगी। कहा जाता है कि देखिए जो त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक यहीं पे अगर हम बात कर लें कि त्रिपिटक जो है ये बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। ठीक है, बौद्ध साहित्य के ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है और कहा जाता है कि त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसे 3 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, त्रिपिटक की अगर हम बात करें, त्रिपिटक की अगर हम बात करें तो इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में कौन कौन सा हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा हमारा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक याद रखना है, विनय पिटक। दूसरा है हमारा सुत पिटक। ठीक है, तीसरा जो है अभिधम पिटक है, अभिधम पिटक। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, त्रिपिटक जो है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। अगर हम बात करें कि विनय पिटक जो है, विनय पिटक की अगर हम बात करें प्रॉपर तो कहा जाता है कि इसमें संघ संबंधी नियम है तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो विनय पिटक है इसके अंतर्गत संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधित शिक्षाओं का क्या है, संग्रह है। अगर हम सूत पिटक की अगर हम बात करें तो सूत पिटक में जो है धार्मिक सिद्धांतों तथा धर्मोपदेश का संग्रह है इसके अंतर्गत। ठीक है, क्या धार्मिक सिद्धांतों और धर्मोपदेश का संग्रह है। और अभिधम पिटक की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कहा जाता है कि दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। ठीक है, तो आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे समझना होगा। साहित्य, हम बौद्ध साहित्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी चीज़ें तो हमें समझनी होगी। अगर हम बौद्ध ग्रंथ की अगर हम बात करें तो बौद्ध ग्रंथ जो है ये क्या है, ये पाली भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, ये पाली भाषा में लिखी हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि बौद्ध ग्रंथों से संबंधित जातकों में बुद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहाँ पे जैन साहित्य की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कल्प सूत्र का जो रचना किसने की, ठीक है, कल्प सूत्र की जो रचना किसने की ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसकी रचना जो है दोस्तों वो किसने की, तो भद्रबाहु, याद रखना है, भद्रबाहु। ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पे हम चीज़ों को जैन धर्म को हम देख लिए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य हैं, जिसे हम
कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, यह 15 अधिकरणों और 110 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और इसके जो अनुवादक हैं वो श्याम शास्त्री हैं। ठीक है, कहा जाता है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? कल्हण के द्वारा किया गया। और कल्हण द्वारा जो रचित पुस्तक जो है राजतरंगिणी, राजाओं की नदी, ठीक है, राजतरंगिणी मतलब राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर के 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रारंभ से लेकर के 12वीं सदी तक के कश्मीर के राजवंशों का जो क्या है विवरण दिया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, राजतरंगिणी किसकी राजतरंगिणी जो है किसने लिखा है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, कल्हण। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। ये भी आपके बीपीएससी में क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत जो है चचनामा में है, जिसका लेखक कौन है? वो है अली अहमद हैं। अष्टाध्यायी की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी, और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? पाणिनि हैं। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन प्राप्त होती है। ठीक है, अष्टाध्यायी की ही अगर हम बात करें तो कहा जाता है दोस्तों कि अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। अष्टाध्यायी में ही पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कहा जा रहा है कि कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कहा जाता है पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज जो है लुसेंट के अंतर्गत जो है 2 टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसमें हमने जो कंप्लीट किया दोस्तों वो है हमारा धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, ये हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, और इसी टॉपिक के आधार पर अगले दिन यानी सुबह कल, यानी आज कितने तारीख है? आज जो है दोस्तों 22 फरवरी है, और कल 23 फरवरी है। ठीक है, 23 फरवरी है। 23 फरवरी को मॉर्निंग में 8 बजे, ठीक है, 8 बजे जो है आपको क्यूज मिलेगा इसी टॉपिक पे आधार पर। ठीक है, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, आप उसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं। इसी में से जितनी चीज़ों को हमने पढ़ाया है, जितनी चीज़ों को हमने डिस्कशन किया है, ठीक है, उसी पे आधारित आपके प्रश्न होंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्यूज वहीं पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।